जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जीवों के बीच आपसी संबंध को देखते हैं। देखिए, जीव जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी जीव, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे पादप, पेड़ पौधे जितने भी हैं वह सभी स्वपोषी जीव में आते हैं। दूसरा होता है परपोषी जीव। परपोषी जीव उसे कहते हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर पे निर्भर होते हैं, उसे परपोषी जीव कहा जाता है। कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परपोषी और स्वपोषी दोनों ही होते हैं। जैसे हो गया युगलीना, यह दोनों ही होते हैं। अब परपोषी जीव को देखते हैं। तो परपोषी जीव को चार कैटेगरी में बांटा गया है इनके बीच आपसी संबंध को देखने के लिए। तो पहला होता है सहजीविता। सहजीविता ऐसे जीव होते हैं जो जिससे दोनों ही को फायदा होता है। जैसे देखिए, बड़े बड़े जानवर के ऊपर पे देखिए उसका उनका कान में खोटी सब बैठ जाता है, तो वो अपना कान कैसे साफ करेगा? हाथ उठ तो रहता नहीं उसके पास, साफ करेगा। तो पक्षी सब आके क्या करता है, उसका कान से खोटी निकाल के खा लेता है। तो बड़े जानवर को भी कोई दिक्कत नहीं, उसका सफाई हो जाता है, छोटे जानवर का भी पेट भर जाता है। तो इसमें दोनों ही को फायदा होता है, उसी को कहते हैं सहजीविता, इसीलिए इसमें प्लस प्लस लिखा गया है। दूसरा होता है सहभोगिता। सहभोगिता जीव वैसे जीव होते हैं जिसमें एक को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे को कोई फायदा नहीं होता है। जैसे आ गए हम लोग इंसान। हम लोग क्या होता है कि कोई भी पादप जो चीज उग जाता है, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, या फिर कोई फल हो गया, तो वो सब क्या होता है जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो हम लोग उसको खा लेते हैं। देखिए, कोई भी गाछ वृक्ष को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है क्योंकि हम लोग उसका पका हुआ अनाज को खाते हैं। तो पेड़ पौधा को तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन हम लोगों को फायदा हो गया, इसीलिए वो कहलाते हैं सहभोगिता। इसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई नुकसान या फिर कोई फायदा नहीं होता है, इसीलिए इसको प्लस और जीरो से दिखाया गया है। फिर तीसरा आता है परजीविता। परजीविता जीव उसे कहते हैं जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान हो जाता है। जैसे देखिए मच्छर, हम लोग मच्छर क्या होता है, मच्छर आके हम लोगों के शरीर के ऊपर पे बैठ जाता है और खून चूसने लगता है। तो उससे क्या होता है, मच्छर को तो फायदा हो जाता है, पेट उसका भर जाता है, लेकिन हम लोगों को नुकसान हो जाता है, हम लोगों का खून चूसने लगता है। उसी प्रकार का जैसे माथा के अंदर ढीला हो जाता है, तो माथा भी क्या ढीला, सर के ऊपर का खून चूसने लगता है, ढीला को फायदा हो गया, हम लोगों को नुकसान हो गया। तो एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, तो उसको परजीविता कहते हैं। इसको प्लस और माइनस से सूचित किया जाता है। अब चौथा हो गया मृतोपजीवी। मृतोपजीवी उसे कहते हैं जिसमें एक जीव को फायदा होता है और दूसरा जीव इसमें होता ही नहीं है, इसीलिए इसको खाली जगह छोड़ दिए। जैसे देखिए, कोई भी जीव अगर मर जाता है तो कैसे उसको आगे कोई जानवर उसको खा लेता है, चील चील सब आके उसको नोच नोच के खाने लगता है। तो क्या होता है, चील को तो फायदा हो गया, उसका पेट भर गया, लेकिन अब वो जानवर तो जिंदा है ही नहीं, तो उसको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, क्या होगा, वो है ही नहीं, तो इसीलिए उसको खाली जगह छोड़ दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग यह परजीवी परपोषी जीव का यह चार कैटेगरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आहार श्रृंखला को। तो आहार श्रृंखला देखिए, ऊर्जा का जो है एकमात्र स्रोत वह है सूर्य। ये इकोसिस्टम में अगर कोई भी एनर्जी का अगर स्रोत है तो वह एकमात्र सूर्य ही है, उसी से ऊर्जा सभी में बढ़ता है। तो सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा कौन लेता है, तो वह लेता है पादप। तो इसमें देखिए, आहार श्रृंखला को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है उत्पाद, जो उत्पादन करता है। दूसरे को कहते हैं उपभोक्ता, जिसको जो खाता है। तीसरा होता है अपघटक, यह सड़ा गला चीज को खाता है यह। तो सबसे पहले हम लोग उत्पाद को समझते हैं। तो उत्पाद में जितने भी पेड़ पौधे ये सब आ जाते हैं, सभी उत्पाद कहलाते हैं। अब फिर उत्पाद उत्पाद के आगे आप देखिएगा तो होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता को तीन कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पहला आ गया शाकाहारी। शाकाहारी में जो सिर्फ पादप को खा के जीवित रहता है उसको शाकाहारी कहते हैं। इसमें बकरी आ गया, गाय आ गया, इसको तो समझ गया हूँ। दूसरा होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी जो जो पादप को भी खाएगा और साथ साथ में मांस को भी खाता है, उसी को कहते हैं सर्वाहारी। इसमें आ जाते हैं हम लोग मानव। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पेट भरने के लिए अनाज को खा लेते हैं,
लेकिन फिर क्या होता है, स्वाद बढ़ाने के लिए हम लोग मांस मछली को भी खाने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं सर्वाहारी। इसमें हम लोग आ गए, मानव आ गया इसमें। तीसरा कैटेगरी होता है उपभोक्ता का, वह होता है मांसाहारी। मांसाहारी जीव वैसे जीव होते हैं जो सिर्फ मांस को ही खा के जीवित रहते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे इसमें शेर सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर आहार श्रृंखला का तीसरा चीज होता है जिन्हें कहते हैं अपघटक। ये क्या करते हैं, ये टुकुर टुकुर देखते रहते हैं उत्पाद को और उपभोक्ता को, बोलते हैं इनको, मन मन में सोचते हैं कि जितना जल्दी ये मरता है मरो। जैसे ही ये लोग मरता है, ये लोग आके खाना स्टार्ट कर देते हैं। अपघटक में चील आ जाते हैं और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी इसमें आ जाते हैं। आप जैसे देखिए, कोई भी पादप भी अगर मरता है, जैसे आप लकड़ी का क्या करता है, चौकी बना के घर लाते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, लकड़ी तो मर गया, गाछ तो मरा हुआ गाछ हो गया, क्या कि चौकी बन गया है। फिर देखिएगा कुछ दिन बाद उसमें दीमक लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो दीमक क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, ये मरा हुआ चीज को खाते हैं। इसमें चील आ जाते हैं। या फिर आप अगर देखते हैं, कहूँ कहूँ देखिएगा ट्रेन से कोई बड़ा जानवर मर जाता है, तो उसमें देखिएगा बहुत सारा जीव जो आता है उसके ऊपर पे उसको नोच नोच के खाने लगते हैं, तो वो सब अपघटक के श्रेणी में आते हैं। तो आहार श्रृंखला को आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले होता है उत्पाद, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। अब हम लोग देखते हैं इसका एक डायग्राम देखते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाता है। तो देखिए, पिरामिड टाइप का इसको बनाते हैं, इसका डायग्राम को। पहला सीधा जो पिरामिड है उसको स्थल में दर्शाया जाता है। देखिए, सबसे नीचे हम लोग उत्पाद को लिखते हैं। स्थल क्षेत्र का जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। सबसे नीचे उत्पाद, उत्पाद बहुत ज्यादा स्थल क्षेत्र में पाए जाएंगे। आप जैसे देखिए, आप स्थलीय क्षेत्र में अगर 10-15 किलोमीटर चल जाइएगा तो सबसे ज्यादा आपको अगर कोई चीज दिखेगा तो वह दिखेगा आपको पेड़ पौधा। वो अलग बात है कि आपको कहूँ घास भी दिख सकता है, खेत भी दिख सकता है जिसमें कोई चीज का खेती किया हो, लेकिन दिखेगा ज्यादातर क्या, पादप ही दिखेगा आपको स्थलीय क्षेत्र में। उससे कम आपको दिखेंगे उपभोक्ता, और फिर उससे कम आपको दिखेंगे अपघटक। यह हो गया स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड। लेकिन इसी का उल्टा हो जाता है सागर या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र का पिरामिड। इसमें क्या होता है, उत्पाद तो बहुत कम होता है। अब रेगिस्तान में आपको क्या जंगल उंगल आपको दिखने को मिलता है, बिल्कुल कम दिखने को मिलता है, तो इसमें उत्पाद बहुत कम आते हैं। उपभोक्ता उससे ज्यादा होते हैं, अपघटक सबसे ज्यादा होते हैं। आप रेगिस्तान चले जाइए, गर्दन उठा के ऊपर देखिएगा तो आपको चील सब आपको दिखेगा आकाश में बहुत सारा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड कैसे होते हैं, तो आप बोलिएगा कि सीधा होते हैं। लेकिन वही सागर और मरुस्थलीय क्षेत्र का पिरामिड उल्टा होता है, इसको ध्यान में रखिए। अब देखते हैं लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने 10% नियम में क्या कहे थे। तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही ऊर्जा दूसरे चीज में जाएगा। तो इसी नियम को लिंडमान का नियम कहा जाता है। तो मान लीजिए कि सूरज से कुल 1 लाख ऊर्जा आ रहा है, अब वह ऊर्जा गाछ के ऊपर पे पड़ रहा है, तो सूरज का 1 लाख का ऊर्जा का 10% ही ऊर्जा कोई भी पेड़ पौधा ले पाएगा। तो पेड़ पौधे के पास कितना ऊर्जा आया है, 10,000 ऊर्जा आया है। अब वही पेड़ पौधे को क्या हुआ, एक बकरी खा गया, तो बकरी को कितना ऊर्जा मिला, 10,000 का 10% निकाल लीजिए तो कितना हो जाता है, 1,000। तो बकरी को 1,000 ऊर्जा मिलता है। अब वही बकरी को कोई मानव खा लेता है, तो उसका 10% निकालिए तो मानव के पास कितना ऊर्जा आ गया, 100। अब मानव को क्या हुआ कि शेर खा गया, तो शेर के पास कितना ऊर्जा गया, 10% ऊर्जा जाता है। अब वही क्या हुआ, शेर आगे चल के मर जाता है, और वही शेर को फिर क्या होता है, चील उल आके खा लेता है, अपघटक लोग आके खाता है। तो अपघटक के पास कितना ऊर्जा पहुंचता है, 1% ऊर्जा पहुंचता है। लेकिन इसी का उल्टा कर दीजिए, अगर जहर जहर अगर एक चीज से दूसरे चीज में जाता है तो वो सबसे अंतिम वाला वस्तु में सबसे ज्यादा पहुंचेगा। लेकिन जैसे देखिए, ऊर्जा सबसे लास्ट वाला चीज में सबसे कम ऊर्जा पहुंचता है, तो लेकिन इसका उल्टा हो जाता है जहर में। जहर में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्षति उसको पहुंचेगा जो सबसे अंतिम में बैठा है, यानी अपघटक को।
सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।